हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्याही क्लासेस। आज हमारी ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है और आज जो हम टॉपिक्स देखेंगे उनमें आएगा एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल और एक है हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो हमने जो पिछली क्लासेस है उनमें पहले हमने देखा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, फिर उनमें उसमें सोलर सिस्टम में ही हमारा अर्थ बना था। फिर हमने बाकी प्लैनेट्स के बारे में देखा। फिर हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखा उसके नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ जो अर्थ के मूवमेंट है सन के अराउंड या मून का मूवमेंट है अर्थ के अराउंड, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब आज हम काइंड ऑफ बोले तो मेन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम एक टाइम स्केल तो देख लेते हैं। आपने बहुत सी बार वर्ड सुने होंगे जैसे कैम्ब्रियन एरा या डेवोनियन एरा, परमियन, जुरासिक, इस टाइप के आपने नाम सुने। तो ये क्या होता है और ये इनका क्या सीक्वेंस है वो हम अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखेंगे, ठीक है। और सेकंड जो हम आज टॉपिक देखेंगे वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि हमारे अर्थ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो क्या है, अर्थ के अंदर कैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर है, या फिर जो नया व्यू पॉइंट है उस हिसाब से लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, और वो किस हिसाब से डिवाइडेड है हमारी अर्थ के अंदर लेयर्स में। तो वो ये दोनों चीजें हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हम आज देखेंगे वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तब जो हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो आपकी मेन, अब जैसे आप बोलते हैं कि हमारे एक ईयर है, फिर 10 ईयर को एक डेकेड बोलता है, फिर उसके बाद 100 ईयर को सेंचुरी बोलता है। तो इस टाइप से जो हमारे ईयर्स है, अर्थ हमारी बनी थी, एक सेकेंड कम कर देता हूँ मैं, जो हमारी अर्थ बनी थी वो करीब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। तो अब हम इसको सेंचुरीज, डिकेड, इस टाइप से तो पढ़ नहीं सकते इतने ईयर्स को। तो हमने इसके लिए टाइम स्केल नया इन्वेंट किया। तो टाइम स्केल क्या है, उस टाइम स्केल में सबसे पहला आपका आता है ईओन। ईओन आपका सबसे ब्रॉड है। फिर ईओन के, हर ईओन के अंदर आपके बहुत से एरा है। फिर एरा के अंदर आपके पीरियड है और पीरियड्स के अंदर आपके एपोक है। एपोक आपकी सबसे लास्ट या छोटी यूनिट है। तो स्टार्टिंग में हम पहले सिर्फ ईओन्स देखते हैं, फिर जैसे जैसे हम लेटर स्टेजेस में आते हैं कि लास्ट 50 मिलियन ईयर्स अगो को फिर डिवाइड करना है, तो उनको पीरियड्स और फिर एपोक्स इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ईओन्स कौन कौन से हैं। तो हमारे 4 ईओन्स है। जो सबसे पुराना ईओन है वो है हेडन। हेडन ये आपका सबसे पुराना है। फिर उसके बाद आपका है आर्कियन। आपने पहले कहीं ज्योग्राफी पढ़ा है या आप देखोगे तो आर्कियन, नीस एंड सिस्ट, मतलब जो बहुत ही पुरानी रॉक्स है, जो मेटामॉर्फिज्म की वजह से, ये सब चीजें हम आगे धीरे धीरे देखेंगे क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्या सेडिमेंट्री रॉक्स है। बट वो आर्कियन, नीस और सिस्ट है, तो आपकी इतनी ओल्ड है कि वो आपके सेकंड ईओन से बिलोंग करती है। जो आपका आर्कियन ईओन है उसके पीछे उनका नाम पड़ा है। फिर उसके बाद आपका आया प्रोटोजोइक, और प्रोटोजोइक के बाद आया आपका फेनेरोजोइक। तो देखिए तो फेनेरोजोइक आपका सबसे लेटेस्ट ईओन है। फिर इस तरह से ये ईओन आपस एराज में डिवाइडेड है। तो अब हम हमारा जो लेटेस्ट है फेनेरोजोइक, जो आपका करीब स्टार्ट हुआ था 550 मिलियन ईयर्स अगो से। तो इसको वापस हम इसके एरा और इसके पीरियड्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे जो पुराना है वो हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप इसमें देखेंगे तो जो फेनेरोजोइक है इसी में आपके वापस 3 एरा है, फिर उसमें उनमें वापस बहुत से पीरियड्स है। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये चीज याद रखना, इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि हेडन, आर्कियन,
प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। अब हम फेनेरोजोइक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी ईओन, और यहाँ ईओन का नाम आ गया फेनेरोजोइक। ठीक है, अब जो आपका फेनेरोजोइक है ये आपके 3 एरा में डिवाइडेड है। यहाँ लिख देता हूँ एरा। ईओन के बाद आपके एरा आते हैं। तो ये एक है पेलियोजोइक एरा, एक है मीजोजोइक एरा, और एक है आपका सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा। अब इनके नाम याद करना बहुत ही इजी है। पेलियो मतलब पुराना, तो ये सबसे पुराना हो गया। मीजो मतलब मिडल, तो ये मिडल हो गया। और सिनो मतलब नया। तो पेलियो, मीजो और सिनोजोइक ये 3 आपके एरा हो गए। अब ये एरा वापस आपके पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पेलियोजोइक आपका। तो आपका पेलियोजोइक है वो आपके 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो इसमें एक है आपका कैम्ब्रियन। अब ये पेलियोजोइक की आपकी जो एज है वो रफली आपकी 250 से लेके 550 मिलियन ईयर्स अगो, ये आपकी एज है। अब इसमें सबसे पहले आपका कैम्ब्रियन शुरू होता है। ये ध्यान रखना कि ऐसे हम बढ़ रहे हैं तो ये ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट है। अब ये भले किसी भी उसमें हो, अब ये एरा में भी आप देखोगे तो ओल्डेस्ट पेलियो, मीजो, सिनो। फिर इसी तरह हम जो पीरियड्स लिख रहे हैं इसमें भी आपके यहाँ कैम्ब्रियन सबसे ओल्डेस्ट है। पेलियोजोइक का सबसे ओल्डेस्ट पीरियड कैम्ब्रियन है। तो जो ये आपके बचे हुए 3 इयॉन्स है ना, इनको हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि इस समय क्या हुआ। इवन हमें फेनेरोजोइक इयॉन के बारे में भी, जो पुराने पेलियोजोइक वगैरह उसके बारे में थोड़े थोड़े एविडेंस मालूम है कि किस पीरियड में मेजर क्या इवेंट्स हुए, और उस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो इससे जो पुराने हैं उनको हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड बोल देते हैं एज अ कॉमन टर्म। मतलब जो आपके हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है, इन तीनों को मिला के प्री कैम्ब्रियन बोल देता है। तो अब पेलियोजोइक में हम देख रहे थे आपके पीरियड्स। तो ये सबसे ओल्डेस्ट आपका है कैम्ब्रियन, उसके बाद आया आपका ओर्डोवियन, ओर्डोविशियन। अभी हम देखेंगे इन पर्टिकुलर पीरियड्स की क्या अपनी खासियत है या किसमें क्या हुआ, ये साथ ही देखते चलता है। जैसे हम प्री कैम्ब्रियन एरा में देखें तो हमको उस बारे में इतना पता है कि इस समय आपके ओशियंस बने थे। एक सेकंड, यहाँ लिख देता हूं मैं। जो आपका प्री कैम्ब्रियन है इसमें आप देखना चाहो तो यहाँ आपके ओशियंस बने थे। जो आपके अरावलीज है, अरावली माउंटेन रेंज, जहाँ राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान या मिडिल राजस्थान में आप बोलोगे है, ये उस समय आपकी प्री कैम्ब्रियन एरा में, मतलब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अब तो ये वापस डेन्यूड हो गई, मतलब वापस इसमें इरोजन हो गया, वेदरिंग हो गया। इस वजह से एक टाइम पे जो आपके अरावली पर्वत थे वो हिमालय से भी ऊंचे थे, लेकिन धीरे धीरे ओवर द ईयर्स ये डेन्यूड होते होते आज बहुत ही कम इनकी हाइट बची है, क्योंकि ये इतने पुराने होने की वजह से ये बने और उसके बाद ये डेन्यूड हुए। तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं ये हम धीरे धीरे अपने नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। पर ये अरावली के लिए आप याद कर सकते हो, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। और इस समय आपकी लाइफ जो है वो कॉन्टिनेंट्स पे नहीं आई थी, मतलब लाइफ बिगिन हो गई थी इस टाइम। जैसे जो आपके यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया थे या ब्लू ग्रीन एल्गी थी, ये आपकी करीब ब्लू ग्रीन एल्गी आपके 2500 मिलियन ईयर्स, या आप बोले 2.5 बिलियन ईयर्स। ये आप चाहे तो साथ में नोट कर सकते हैं। तो ये सब ओशियंस बन गए थे आपके, अरावलीज उस समय फॉर्म हो गए थे। यह लाइफ स्टार्ट हो गई थी एज अ यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया, मतलब आपके कॉन्टिनेंट्स पे जानवर और वो सब नहीं रहने लगे थे। फिर आया आपका कैम्ब्रियन, यहाँ हमने देखा कैम्ब्रियन एरा आया सबसे पहले। अब कैम्ब्रियन में भी आपकी लाइफ जो है वो कॉन्टिनेंट्स पे स्टार्ट नहीं हुई थी। आपकी लाइफ ओशियंस में, ओशियन इनवर्टिब्रेट्स के फॉर्म में आपकी लाइफ स्टार्ट हुई थी। कॉन्टिनेंट्स पे अभी तक कोई जीव जंतु नहीं आया था।
फिर आपका जो ऑर्डोविशियन है, इसको बोलते हैं कि इस समय पहली फिश आई थी या फर्स्ट फिश यहाँ पे आई थी। इसके बाद आप देखोगे तो आपके आते हैं सिलूरियन, डेवोनियन। एक बार मैं आपके पहले सारे पीरियड्स लिख देता हूँ। डेवोनियन पीरियड, और उसके बाद है आपका कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस के बाद है परमियन। तो इसमें ऑर्डोविशियन में आपकी फिशेज आना स्टार्ट हुई थी। इसी तरह सिलूरियन में कुछ फिशेज आपकी आई। डेवोनियन है, उसमें आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ फिशेज थी, इसलिए इसको एज ऑफ फिशेज भी बोला जाता है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फिशेज थी। आप देखोगे तो इन दोनों को कंबाइंड हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ से रब करता हूँ, एक सेकेंड। ये आपके 6 पीरियड्स हैं। ये आपके हो जाएंगे एज ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स। सिमिलरली ये आपकी हो जाएगी एज ऑफ फिशेज, ये दोनों। और जो कार्बोनिफेरस है, ये नाम पड़ा है इस पे कि इस समय आपका मोस्ट ऑफ द कोल इस समय का बना हुआ है। अब वो इस समय कैसे बना हुआ अभी बताता हूं मैं। और फिर ये आपका हो जाएगा एज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और सी दोनों में रह सकते हैं। तो कहते हैं एक फिश थी जो तैरते तैरते पानी से बाहर आई, फिर धीरे धीरे उसके पांव आए और इस तरह से वो लैंड पे रहनी स्टार्ट हुई। लैंड और सी दोनों में रहते थे, फिर इस तरह से लैंड पे लाइफ की स्टार्टिंग हुई। अब कार्बोनिफेरस में आपका मोस्ट कोल कैसे बना कि इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा हुआ कि जो वेजिटेशन थी वो आपकी पूरी पानी के नीचे चली गई, अंडर वाटर। एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी ये वेजिटेशन या आप हो, अगर हम मरे और फ्रेश वाटर के अंदर दब जाए, हमारे ऊपर फ्रेश वाटर आ जाए, तो आज से सालों बाद, ये आप जैसे देख सकते हैं करीब 500 300 400 मिलियन साल बाद अगर फ्रेश वाटर के नीचे आए तो आप बनोगे कोल। और वहीं आप अगर सॉल्ट वाटर के नीचे आए तो आप बनोगे पेट्रोलियम। तो जो कार्बोनिफेरस ये पीरियड था, इस समय कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेन हुई मान लीजिए। तो जो अब पूरा वेजिटेशन था वो काइंड ऑफ फ्रेश वाटर के नीचे दब गया। और इस समय का ही आपको मोस्ट ऑफ द जो कोल है वर्ल्ड में, वो इसी टाइम का मिलता है। और इसलिए इस पीरियड को हम कार्बोनिफेरस पीरियड बोल देते हैं। और पर्मियन में आपने देखा जैसे हमारे फिशेज से धीरे धीरे लैंड पे शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। एम्फीबियंस है जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे। तो ये आपके पेलियोजोइक में 6 पीरियड हुए। अब इसको याद करने का अगर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। कॉज देव कैन पी। कॉज कॉज आपको अगर मालूम हो तो इंग्लिश में बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है। और देवदास आपने मूवी देखी हो तो उसमें देवदास में वो बहुत पीता है। तो क्यों पीता है? तो वो इसीलिए पीता है क्योंकि वो पी सकता है। तो कॉज देव कैन पी। कॉज से हो गया आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, और पी से आपका हो गया परमियन। तो ये इसको याद करने की एक छोटी सी निमोनिक्स है, आप चाहे तो अपने भी बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड जो आपका एरा है, फेनेरोजोइक ईयन में जो आपका सेकंड एरा है मीजोजोइक। ये आपका 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। इनको याद रखना बहुत ही इजी है। ये हो गया आपका ट्रायसिक, जुरासिक,
और क्रेटेशियस। तो इसमें ट्रायसिक्स में आपके एम्फीबियंस आए, फिर ये जो आपके पीरियड्स हैं इन तीनों पीरियड्स को बोलता है, यहीं लिख देता हूं मैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो ट्रायसिक्स में आपके ये जैसे एम्फीबियंस है वो धीरे धीरे और इवॉल्व हुए हैं और फिर वो साइज में बड़े हुए हैं। अब जुरासिक में आप देखोगे तो आपके डायनासोर्स आए, जुरासिक पार्क। इसको याद रखने का बहुत ही इजी है कि जुरासिक आपका मिडिल में आएगा, उससे पहले आपका ट्रायसिक आएगा, फिर क्रेटेशियस आएगा। बाकी आप अपने हिसाब से कोई निमोनिक बना सकते हैं, मेरे को ये इजीली ऐसे ही याद रह जाता है। तो जुरासिक में आपके डायनासोर्स आए और क्रेटेशियस में आपके वापस डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। अब वो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए? क्योंकि उस समय बहुत ही लार्ज स्केल पे एक तो वॉल्केनिज्म हुआ और दूसरा जो है वो है कि मीटियोर्स टकराए अर्थ से, तो उन्होंने डायनासोर्स को मार दिया। तो अब इनके हम एविडेंस भी हमको मिलते हैं, जैसे क्रेटेशियस पीरियड में आपका ये हुए लार्ज स्केल वॉल्केनिज्म और मीटियोर्स ने स्ट्राइक किया। तो एक आपको मिलता है कि जो मोस्ट ऑफ द आपका मीटियोर लेक्स है, हमने देखा था मीटियोर्स क्या होता है फर्स्ट क्लास में। मीटियोर्स वो मीटियोराइट्स होते हैं जो अर्थ से आके टकराते हैं, जो अर्थ के एटमोसफियर में बर्न नहीं होते। जो बर्न हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, आप याद करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो आपके मीटियोर्स है वो टकराए, तो आपको मोस्ट ऑफ द जो मीटियोर लेक्स है, जब वो टकराता है, जब मीटियोर आके अर्थ के सरफेस से टकराएगा तो ये ऐसे कुछ लेक टाइप का बना देगा। ये अर्थ के सरफेस में डिप्रेशन फॉर्म कर देगा और इसमें पानी भरेगा, तो ये फिर हम इनको मीटियोर लेक्स बोल देता है। तो जो आपकी मोस्ट ऑफ द मीटियोर लेक्स है वो इसी टाइम पीरियड की है। सेकंड, वॉल्केनिज्म का कैसे पता चला? कि जो आपके ज्यादातर प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज प्लेन्स वगैरह हम सब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप एक बार सुनते जाइए। तो जो आपके प्लेट्यूज है वो आपके प्लेट्यूज भी इसी टाइम पीरियड के हैं। अब प्लेट्यूज कैसे बनता है? प्लेट्यूज तभी बनता है जब कोई वॉल्केनो निकला और उससे जो बसाल्ट है वो बसाल्ट फैलता है। जैसे ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ से वॉल्केनो फूटा और इसमें से जो लावा है वो बसाल्टिक लावा, बसाल्टिक और ग्रेनाइटिक ये सब चीजें पढ़ेंगे, पर बसाल्टिक आपका इजीली फ्लो होता है, तो ये फ्लो होके दूर दूर तक जाता है, तो इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती। जो ग्रेनाइटिक लावा अगर निकलता है तो वो ज्यादा ब्रॉड नहीं जाता, वो माउंटेन बनाता है। और जो बसाल्टिक लावा है वो दूर दूर तक फैलेगा और ये थोड़ी हाइट पे एक आपकी प्लेन टाइप का बनाएगा, जिसको हिंदी में पठार बोलते हैं और इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं। तो जो आपके प्लेट्यूज है, जैसे इंडिया में भी हमारा डेक्कन प्लेट्यू है या साइबेरियन प्लेट्यू है, तो इस तरह के और आपके यूएस में प्लेट्यूज है, तो वो सब इसी टाइम पीरियड के हैं। तो इस वजह से बोला जाता है इस टाइम में, क्रिटेशियस टाइम में, एक तो लार्ज स्केल वॉल्केनिज्म हुआ, एक मीटियोर्स ने स्ट्राइक किया, और ये दोनों फैक्टर्स ने मिलकर डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट कर दिया। अगर डायनासोर्स अगर सरवाइव करते तो क्या पता हम आज होते ही नहीं। फिर इसके बाद आता है आपका सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा आपके दो पीरियड्स में डिवाइडेड है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब ये वापस आपका, और जो पीरियड्स के बाद एपोक आता है, इयन, एरा, पीरियड और एपोक्स। तो ये आपका और आगे एपोक्स में डिवाइडेड है, मैं बता देता हूँ, बट ये इतना ज्यादा यूजफुल भी नहीं है, पर क्या पता आपको कभी काम आ जाए। ये आपका वापस 5 एपोक्स में डिवाइडेड है, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लायोसीन। इसी तरह आपका जो क्वाटरनरी पीरियड है वो 2 एपोक्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका प्लीस्टोसीन
ये आपने नाम सुना होगा बहुत सी बार, जो आपकी लास्ट आइस एज बोलता है कि पूरा जो अर्थ है वो आइस से कवर हो गया था। आइस एज आपकी रीअकरिंग है। तो जो लास्ट आपकी आइस एज है वो प्लीस्टोसीन पीरियड में आई थी, और इसके बाद है होलोसीन। अब ये तो आप याद रख लेंगे, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। इसको आप याद रख सकते हैं, निमोनिक पियोन ऑफ एमपी। किसी एमपी का एक पियोन है, तो पी से आपका हो गया पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। इनका रफ टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं, तो ये आपने देखा था 250 से 550 मिलियन ईयर्स तक था। ये आपका 65 से लेके 250 मिलियन ईयर्स अगो तक है। और सिमिलरली जो आपका सीनोजोइक है वो आपका 65 मिलियन ईयर्स अगो से लेके प्रेजेंट तक आपका यही चल रहा है। तो ये हमारी ब्रॉड डिवीजन ऑफ इयोन, एरा, पीरियड्स, एपॉक्स ये हमने देख लिया। और इनमें हमने ये भी देख लिया कि जैसे आपके कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपके अरावलीज बने, ओशियंस बने, या अरावली जो आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। आपकी जो लाइफ थी वो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया के फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। ब्लू ग्रीन एल्गी इस समय था। तो कल को आपका क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी कब आया, तो आपको ये तो मालूम है कि 2.5 बिलियन ईयर्स पहले आया था। तो आप उस बेसिस पे अपना ऑप्शन टिक कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट इयोन था वो है फेनेरोजोइक, जो अभी तक कंटिन्यू है। फेनेरोजोइक में आपके वापस 3 एरा है, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पेलियोजोइक में वापस आपके 6 पीरियड्स आए, जिसको हमने याद किया था कॉस देवकैन पी। उससे हो गया आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डिवियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसमें हमने आपका देखा था कि जो ये 2 है ये आपके एज ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स है, मतलब आपके समुद्र में रहने वाले जानवर इस समय आए थे। इस समय तक कॉन्टिनेंट्स पे कोई नहीं आया था। इसी तरह आपका यहाँ पे ये एज ऑफ फिशेज आया, सिलुरियन और डेवोनियन। फिर कार्बोनिफेरस में हमने देखा इस समय कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन है वो आपकी वाटर के अंदर चली गई, और उस वजह से जो वो वेजिटेशन है वो कोल में कन्वर्ट हो गई। आज हम जो भी कोल निकालते हैं वो मोस्टली इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। फिर इसके बाद आपके आया पर्मियन। पर्मियन आपका एज ऑफ एम्फीबियंस थे। कुछ फिशेज थी जो चल के लैंड पे पहुंची, और फिर वो सी और लैंड दोनों में रहने लग गई। तो पर्मियन आपका एज ऑफ एम्फीबियंस था। फिर ये एम्फीबियंस धीरे धीरे आपके इवॉल्व हुए ट्रायसिक एरा में। ये फिर हमारा मिजोजोइक एरा आया, उसमें ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस है। ट्रायसिक एरा में ये एम्फीबियंस आपके इवॉल्व होते रहे। जुरासिक में ये डायनासोर्स बन गए, तो इसको एज ऑफ, ये जो है ये पूरा एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं। और जुरासिक में आपका एज ऑफ डायनासोर्स है, डायनासोर्स आपके आए, या हो सकता है डायनासोर्स आपके ट्रायसिक में आए, लेकिन जुरासिक में सबसे ज्यादा डोमिनेंट वो थे। और क्रेटेशियस में फिर आपने देखा कि आपके वॉल्केनोज आए, और कुछ मीटियोर्स आपके अर्थ से टकराए, उस वजह से आपकी मीटियोर लेक्स बनी। वॉल्केनोज से आपके प्लेट्यूज बने, और इन दोनों ने हमारे जो डायनासोर्स थे उनको मार दिया। तो इस समय डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया। फिर हमने देखा कि फिर सिनोजोइक एरा आया। सिनोजोइक वापस आपका टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड में डिवाइड हो गया। टर्शियरी वापस आपका कुछ एपॉक्स में डिवाइड हो गया, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन। और इसी तरह क्वाटरनरी आपका प्लीस्टोसिन और होलोसिन में हो गया। अब इससे आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं कि जो आपका मॉडर्न मैन है, या होमोसेपियन सेपियन जिनको बोलता है, वो आपके क्वाटरनरी पीरियड में आए। होमोसेपियंस अलग है, और होमोसेपियन सेपियंस जो इवॉल्व्ड मॉडर्न मैन है उसको होमोसेपियन सेपियन बोलता है, वो आपके क्वाटरनरी पीरियड में आए। टर्शियरी पीरियड में आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स बने, जैसे हिमालय हो गया, या और भी जो इस टाइम पीरियड के एल्पाइन और एल्प्स माउंटेन्स हो गए। तो ये माउंटेन्स आपके टर्शियरी पीरियड में बने, ये भी आप याद रख सकते हैं। कभी आपसे आ जाए हिमालय की एज कितनी पुरानी है, तो आप बोल तो सकते हैं कि 65 मिलियन ईयर्स। तो जो आपके हिमालय से वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय आज भी आप देखोगे तो आपके साइज में बढ़ रहे हैं। हिमालय ये नहीं कि वो डेन्यूड हो रहे हैं या इरोड हो रहे हैं। जैसे अरावली एक टाइम पे मैक्सिमम हाइट तक गए थे, उसके बाद धीरे धीरे इरोजन की वजह से वो आज बहुत ही छोटे हो गए। लेकिन हिमालय तो अभी भी आज आप पर ईयर 5 से 10 सेंटीमीटर उनकी हाइट में बढ़ोतरी होती है। तो ये सब हमने देख लिया, और इसका मैं आपको एक डिटेल्ड
PDF टाइप अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप और इसको देख सकते हैं। बट बेसिक बेसिक जितना भी मोटा मोटा था वो मैंने सब इस में आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है आज के वीडियो का, वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ डिटेल में पढ़ने से पहले इतना तो आप बचपन से अभी तक साइंस की बुक में या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही है कि अर्थ हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अभी ओल्ड थ्योरी है, इसमें क्रस्ट मेंटल कोर ने इसको सियाल, सीमा और नीफे बोलता था, क्योंकि जो आपका क्रस्ट है वो सिलिका या एल्यूमिनियम इन दोनों से मिलके बना हुआ था। इसी तरह जो आपका सेकंड लेयर है सीमा, वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है, और जो नीफे है वो निकल और आयरन से मिलके बनी। तो अभी डिटेल में और क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अर्थ के इंटीरियर को हमने जाना कैसे, हमको कैसे पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है और क्या नहीं है। तो ये इसके दो सोर्सेज है, एक हो गए आपके डायरेक्ट सोर्सेज, हाँ लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट सोर्सेज, एक हो गए आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब इनमें क्या क्या है वो हम देखते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज में आपका क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज में आपका क्या है। तो डायरेक्टली आप कैसे पता कर सकते हो कि अर्थ के अंदर क्या है? तो या तो आप खड्डा खोद सकते हो, खड्डा खोद के अंदर जाते रहिए और जाके देख के आ जाइए कि अर्थ के सेंटर में क्या है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, और वो टेम्परेचर और प्रेशर कुछ फ्यू किलोमीटर जाने के बाद ही इतना बढ़ जाता है, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि एक ह्यूमन वहां सरवाइव नहीं कर सकता। इसका आप एग्जाम्पल देखोगे तो जो डीपेस्ट ह्यूमंस जा पाए वो सिर्फ ओनली 3 किलोमीटर, और ये कहाँ, ये साउथ अफ्रीका में कुछ गोल्ड माइंस है, वहां है ये 3 किलोमीटर तक। तो आप समझ रहे हो कि अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर, और इसमें से 3 किलोमीटर कितना सा पोर्शन होगा, इतना तो हम एज ए ह्यूमन, सॉरी, तो जो मैं बोल रहा था कि ये 3 किलोमीटर आपका है और जो टोटल रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। इसमें से आप देखोगे तो 3 किलोमीटर बहुत ही माइन्यूट सा पोर्शन है, और ये तो वो रेंज है जहां तक कोई पर्सन जा पाया। इसके अलावा 12 किलोमीटर आपका ओशियन सरफेस पे हम जा पाए। तो ये कोई बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है कि आप यहाँ जाके कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। ये तो आप मतलब क्रस्ट का भी, इवन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का देखें तो 1/3 भी आप नहीं जा पाए, या 1/4 भी आप नहीं जा पाए। तो इसमें फिर मेंटल कोर ये कैसे पता चलेगा? सेकंड जो हमारा डायरेक्ट सोर्स है ये हो गया पहला। सेकंड है वो स्टडी ऑफ वॉल्केनो। अब ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि जो आपका वॉल्केनो है वो आपका अंदर से आ रहा है। अब वो कितना अंदर से है वो नहीं मालूम, हो सकता है वो मेंटल से आ रहा हो सकता है वो आउटर कोर से उसका लावा आ रहा हो, बट वो जो आ रहा है और वो बाहर निकल रहा है तो वो हमको एक सिग्निफिकेंट डेप्थ पे, सिग्निफिकेंट डेप्थ तक आपको बता रहा है कि हाँ यहाँ पे ये वो है, यहाँ पे जो आपका मटेरियल है उसमें क्या कंपोजिशन है। तो ये चीज आपको यहाँ से मालूम चल रही है, लेकिन ये भी आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा लावा आपका मेंटल से आया, कौन सा एकदम आपके क्रस्ट के नीचे मेंटल से आया है, कौन सा डीप डाउन अर्थ से आया है। और रफली जो मोस्ट ऑफ द आपका लावा है वो अराउंड आपके 200 किलोमीटर डेप्थ तक से आता है। तो 200 किलोमीटर की डेप्थ भी आप देखो तो 6371 के सामने कुछ नहीं है। तो जो डायरेक्ट सोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है।
स्टडी करने के लिए कि आपको पता चले कि आपका अर्थ का जो इंटीरियर है वो किससे बना हुआ है। तो फिर हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या हो गए? जैसे पहला हो गया आपका मीटियोर्स। अब हमने देखा था सोलर सिस्टम जब बना तो आपका पूरा जो प्लैनेट्स है वो एक ही टाइप के जो हमको चीजें मिलती है सोलर सिस्टम में। जैसे आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो हैवी एलिमेंट से बने हुए हैं। तो जो मीटियोर्स है वो आके अर्थ से टकराते हैं। हम उनका अब हमने ये देखा था कि जो मीटियोराइट्स है वो आते हैं एटमॉस्फेयर में बर्न होते हैं। तो वो जब बर्न होते हैं तो धीरे धीरे उनका आउटर पोर्शन तो पूरा एक्सपोज होता है, बस एक छोटा सा इनर जो पोर्शन है वो आके अर्थ से टकराता है। तो उससे हम इंटरनल जो सबसे इनर मोस्ट पोर्शन है उसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनर मोस्ट पोर्शन क्या हो सकता है। ठीक है, जो अपर पार्ट है मीटियोर्स का वो बर्न हो जाता है और इनर पार्ट है वो उसका कोर एक्सपोज करता है। तो उससे हमको मालूम चलता है कि हाँ, अगर मीटियोर के इनर पार्ट में ये है तो अर्थ के इनर पार्ट में भी यही होगा। सेकंड जो इनडायरेक्ट वे, उसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर स्टडी करते हैं। जैसे आप अर्थ के इनसाइड जा रहे हो तो किस रेट से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो हमने देखा था कि जो आपका अर्थ है वो पहले एक हॉट बॉल ऑफ मैग्मा है, फिर वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ और फिर उसके बाहर एक लेयर बनी क्रस्ट। तो आपका जो क्रस्ट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना हुआ है और इस वजह से क्रस्ट में आपका रेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर तो ज्यादा रहेगा। रेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर का जो इंक्रीज का रेट है वो ज्यादा रहेगा। और आपकी जो मोस्टली अर्थ है अंदर वाली वो काइंड ऑफ मोल्टन या एक जेली लाइक फॉर्मेट, जैसे एस्थेनोस्फीयर आप अभी हम देखेंगे वो आपका जेली लाइक फॉर्मेट में है। तो इस तरह से ये जो भी हमने चीजें अभी तक देखी है ना, वो भले आपके दो डायरेक्ट सोर्स हो गए, इनडायरेक्ट हो गए, आपके मीटियोर्स के हो गए, या फिर आप टेम्परेचर प्रेशर का चेंज स्टडी करें, तो ये कोई हमको बहुत ज्यादा आपको एक सिग्निफिकेंटली और कंसाइजली, मतलब सिग्निफिकेंटली और विद कंफर्मिटी आपको नहीं बताते कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो फिर क्या है जिससे हमको मेन मालूम चलता है कि हाँ, हम हमारा अर्थ ऐसा है या इसका इंटीरियर इस टाइप से है या ये लेयर्स है। तो जब से जो सबसे मेन इसमें चीज की स्टडी है ना वो है सेस्मिक वेव्स। तो हम ये देख लेते हैं कि सेस्मिक वेव्स से हमको कैसे मालूम चलता है या सेस्मिक वेव्स क्या होती है, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो सेस्मिक वेव्स वो होती है जो आपका अर्थक्वेक जनरेट करता है। जैसे आपका अर्थ है मान लीजिए, तो कहीं अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक का एक पहले होता है फोकस, या इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फोकस क्या होता है या हाइपोसेंटर क्या होता है। तो इसको हम जूम करते हैं इस पोर्शन को। तो यहां से आपका फोकस वो पॉइंट है, फोकस है हाइपोसेंटर, जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ। फिर ये यहां से जो सबसे पास में क्रस्ट पे सरफेस है जहां ये सबसे पहले पहुंचेगा, इस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। तो आपको डिफरेंस मालूम चल गया है कि हाइपोसेंटर और एपिसेंटर या फोकस हाइपोसेंटर में क्या डिफरेंस है। तो अब ये जो सेस्मिक वेव्स है ये कैसे होती है, जैसे अब यहाँ आपका अर्थक्वेक हुआ तो हम आगे कुछ टाइम बाद जो लेक्चर्स आएंगे उनमें देखेंगे कि आपकी जो प्लेट बाउंड्रीज है वो कैसे और कैसे आपका अर्थक्वेक आता है। बट जब आपका अर्थक्वेक आता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी है वो वेव्स के फॉर्मेट में रिलीज होती है। अब ये वेव्स जो है आपकी, उन्हीं को हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। अब इसलिए अर्थक्वेक की स्टडी को सेस्मोलॉजी भी बोलता है। ठीक है, तो हम इन वेव्स को सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। और ये सेस्मिक वेव्स आपकी वापस दो टाइप की होती है। एक हो गई आपकी बॉडी वेव्स जो आपके अर्थ के अंदर
जा रही है वेव्स हर तरफ। और एक हो गई आपकी सरफेस वेव्स। ये चीज आप कहीं नोट कर सकते हैं। सरफेस वेव्स आपकी ट्रेवल करती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो जो सबसे फिर वापस आपकी जो बॉडी वेव्स है वो आपकी दो तरह की होती है। पी वेव जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव, और एस वेव जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव। तो पी वेव आपकी सबसे पहले आती है, उसके बाद आपकी एस वेव्स आती है। ठीक है, जब भी आपका अर्थक्वेक आता है, और इनकी जो इंटेंसिटी है वो है पी वेव की इंटेंसिटी सबसे कम होती है। उसके बाद एस वेव की आपकी एस वेव की एक सेकंड एस वेव की इंटेंसिटी होती है, ये पी वेव की आपकी इंटेंसिटी है, ये आपकी एस वेव की इंटेंसिटी है। और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है आपकी सरफेस वेव्स की। तो जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है ना, वो सरफेस वेव कॉज करती है। बट अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए हमको सरफेस वेव्स पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम बस ये कह सकते हैं कि हाँ, आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन सरफेस वेव कॉज करती है। लेकिन इंटीरियर जो हमको समझाएगा वो हमको ये पी वेव और एस वेव समझाएगी। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पी वेव, प्राइमरी वेव। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड है क्योंकि ये सबसे फास्ट होती है। पी वेव जो है वो आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तीसरा है वो ये फास्टेस्ट है। जैसे सबसे पहले रिकॉर्ड हो रही है तो फास्टेस्ट है, तो और लीस्ट इंटेंसिटी है, ये हमने ऊपर देख लिया अभी। अब आपकी पी वेव्स ट्रेवल कैसे करती है? आपकी पी वेव्स मतलब कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन के वेव में, या स्क्वीज एंड स्ट्रेच फॉर्मेट में आपकी ट्रेवल करती है। अभी क्या होता है, अब जैसे आपकी वेव इधर को ट्रेवल कर रही है ना, इस डायरेक्शन में, तो जो आसपास के एलिमेंट्स है, एक जगह वो पहले उनको स्क्वीज करेगी, फिर एक जगह उनको स्ट्रेच करेगी, जो वहां के लोकल एलिमेंट्स है या एटम्स है, फिर वापस स्क्वीज करेगी, फिर वापस स्ट्रेच करेगी। तो इस फॉर्मेट में ये ट्रेवल करती है। ये स्क्वीज का जोन हो गया, ये स्ट्रेच का जोन हो गया। इसलिए पैरेलल आपकी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पी वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में आप का आप बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो आपके जिस डायरेक्शन में पी वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस वजह से इतने ज्यादा हार्म कॉज नहीं करते और इनकी इंटेंसिटी कम होती है। वहीं अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एस वेव की। तो एस वेव आपकी सेकंड है रिकॉर्डेड। ये जो है ये पी वेव की करीब करीब इसकी हाफ स्पीड से जाती है, हाफ द स्पीड ऑफ पी वेव्स। और एस वेव में जो आपके पार्टिकल्स है वो पैरेलल मूव नहीं करते। आपकी वेव अगर इधर मूव कर रही है तो आपके पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। पी वेव के कंपैरिजन में ये ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है। और जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि इसे सॉलिड में से पास हो सकती है। लिक्विड, गैस जहां भी आएगा वहां पी वेव्स पास ही नहीं होगी। और यही इसकी प्रॉपर्टी है जो हमको अर्थ का इंटीरियर समझने में मदद करती है। ठीक है, ये हमने इनकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। एक चीज आपने अगर 9th-10th में साइंस पढ़ी तो आपको पता है कि जब भी मीडियम चेंज होता है ना किसी भी वेव का, अगर वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन मीडियम चेंज होगा, अगर वो डेंस मीडियम में जा रही है तो वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, जो ये नॉर्मल प्लेन है इसकी तरफ रिफ्लेक्ट होगी। और वो अगर अपने जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही थी उससे कम डेंसिटी के मीडियम में जा रही है तो वो अवे रिफ्रैक्ट होगी, बट वो रिफ्रैक्ट जरूर होगी। तो अब क्या है कि यहाँ हम बना के देखते हैं।
ये जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है, एक सेकेंड, ये हमने अर्थ बना लिया अपना। अब अर्थ में क्या हुआ कि यहां मान लो आपका अर्थक्वेक आया इस पॉइंट पे, तो यहां से आपकी पी वेव्स निकली। अब हमको आज की डेट में जैसे मालूम है, तो हम रफ एक बाउंड्री बना लेते हैं। ये हो गया आपका क्रस्ट, बीच में हो गया मेंटल, और ये सबसे सेंटर में आपका कोर हो गया। कोर में वापस आपका एक होता है इनर कोर। तो यहां से जो आपकी वेव्स निकली, तो पहले सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो यहां पहुंच रही है, यहां पहुंच रही है। अब इसके बाद जैसे ही वो मेंटल में जाती है, तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, और फिर वो जैसे यहाँ वापस मेंटल से क्रस्ट में आई, तो वापस रिफ्रैक्ट होके यहाँ पहुंच गई। तो इस तरह से आपकी पी वेव्स ट्रेवल कर रही है। फिर वो यहाँ आएगी, तो ये एक बार रिफ्रैक्ट हुई, फिर वापस कोर में रिफ्रैक्ट हुई। इस तरह से ये आपकी पी वेव्स, एक सेकंड रुकना, मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं। ये देखता हम, ये डायग्राम देखिए आप। तो यहाँ आपका आया अर्थक्वेक का, ये एपिसेंटर है जहां से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। जो आपकी ब्लैक वाली है वो है आपकी पी वेव, और जो आपकी रेड कलर में है वो है आपकी एस वेव। तब जब स्टडी किया गया, तो ये यहाँ पे हर जगह इनकी इंटेंसिटी वगैरह रिकॉर्ड की जाती है कि कहाँ पे कैसा है। तो ये जो आपकी पी वेव है, इसलिए ऐसे ट्रेवल हुई, यहां से यहाँ ट्रेवल हुई, इस तरह से यहाँ आपकी पी वेव जा रही है, ये आपकी पी वेव जा रही है। बट जो आपका ये पोर्शन है, ये आपका इनर कोर है, और ये लिक्विड है। इस वजह से इसमें से आपकी एस वेव्स ट्रेवल नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये हमें कैसे मालूम चला? जब हमने पूरे अर्थ में कहीं भी अर्थक्वेक आता है, तो हर जगह इसकी पी वेव और एस वेव को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगे। तो आपके इस पूरे एरिया में कहीं एस वेव रिकॉर्ड नहीं होती। अगर यहाँ कहीं अर्थक्वेक आता है, तो कहीं आपके एस वेव रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि यहां आपकी पी वेव रिकॉर्ड होती है। तो इसको बोलते हैं शैडो जोन। ये यहां से लेके जो यहां तक है, उसे बोलते हैं शैडो जोन। तो ये एस वेव का शैडो जोन हो गया, और सिमिलरली ये आपका पी वेव का शैडो जोन है। यहां आपकी पी वेव्स रिकॉर्ड नहीं होगी। अब पी वेव्स क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी? जब पी वेव्स तीनों मीडियम में से ट्रेवल करती है, तो पी वेव्स आपकी इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि यहाँ जो पी वेव्स है, ये मैंने अभी आपको रिफ्रैक्शन बताया, तो ये रिफ्रैक्ट होती है। ये जैसे इनर कोर में गई तो रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ मेंटल में भी थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट होती है क्रस्ट से मेंटल में, बट क्रस्ट बहुत पतला है, तो इस केस में इसको बहुत ही थिन माना जाता है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे इस जगह ये आपका पी वेव का शैडो जोन क्रिएट होता है। तो इस चीज से हमें ये पता चला कि जो इनर कोर है वो लिक्विड है। दूसरा, इनका रिफ्रैक्शन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अब जैसे ऊपर वाले फिगर में मैं वापस बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे दो पी वेव्स गई ना, मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ ही छोटा सा आपके फिगर क्रिएट करता हूँ एक। जैसे ये आपका क्रस्ट है, मान लीजिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में यहाँ आपकी पी वेव स्टार्ट हुई। एक पी वेव आपकी यहाँ गई, वो फास्ट है। सिमिलरली एक पी वेव आपकी यहाँ गई, बट जो थर्ड पी वेव यहाँ से डायरेक्ट आई, उसका जब यहाँ टाइम नोट किया कि कितनी देर बाद आई अर्थक्वेक के, और जो एक फोर्थ पी वेव है जो पहले अंदर गई, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में गई, फिर वो वापस बाउंड्री पे आई, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से
तो वो फोर्थ वेव जब यहाँ आई तो उसको टाइम ज्यादा लगा थोड़ा सा, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन की वजह से उसको थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। अब आप ये एकदम बाउंड्री पे जाके समझना कि ये जो दोनों रेज है ना, ये बिल्कुल एक आपकी ये क्रस्ट मेंटल बाउंड्री है, तो एक यहां से निकल रही है और एक यहां से, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पता चला कि हाँ, यहाँ बीच में एक बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से ये वाली वेव आपकी पहले आ गई, और सॉरी, ये वाली वेव जो आपकी बाद में निकली थी वो पहले आ गई, और जो पहले निकली थी वो बाद में आ रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो बाद में इधर रिफ्रैक्शन में हुआ, सेकंड मीडियम में गई मेंटल में, तो मेंटल डेंसिटी ज्यादा है मेंटल की, और मोर डेंस में स्पीड बढ़ जाती है। रिफ्रैक्शन इज नॉट द केस, रिफ्रैक्शन तो होता है बट साथ में यहाँ स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ गई तो ये वाली वेव इससे पहले ट्रेवल कर गई। अब जैसे इसको हम फिर थोड़ा और डिटेल में समझे, तो ये आपकी बाउंड्री है, एक वेव आपकी यहां से गई सीधी, और सेकंड वेव यहां से गई, तो इसने डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल किया, पर जो इस पोर्शन में है इसमें इसकी स्पीड ऊपर वाली से ज्यादा है, तो इस वजह से इससे पहले पहुंच गई। तो पता चला कि हाँ, यहाँ बीच में मीडियम चेंज हो रहा है, और वो इससे ज्यादा डेंसर मीडियम है, तो उससे पता चला कि जो मेंटल है उसकी डेंसिटी ग्रेटर देन क्रस्ट है। तो इस तरह से पूरा आइडिया लगाया गया और अर्थ का इंटीरियर बनाया गया सेस्मिक वेव्स से। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पी वेव्स और एस वेव्स होती है, पी वेव तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है, बट जैसे ही मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड यहाँ पे ये वेव इससे जो वेव पास में है उससे पहले ये दूर वाली वेव रिकॉर्ड हो गई, इसका मतलब ये ज्यादा डेंस मीडियम में से ट्रेवल करके आई है ताकि फास्ट स्पीड में आई है। और सिमिलरली यहाँ ये कोर में जब जाती है तो इसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इनर कोर लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड जा रही है तो रिफ्रैक्शन, तो इस हिसाब से एक छोटा सा पी वेव का शैडो जोन क्रिएट होता है, जो हमें ये बताता है कि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। और एस वेव का तो पूरा ये शैडो जोन एस वेव का है, यहाँ कोई एस वेव रिकॉर्ड नहीं होती, तो इससे ये पता चलता है कि जो एस वेव यहाँ गई थी ये यहीं खत्म हो गई, जो एस वेव आपकी यहाँ आनी चाहिए थी ये वाली, ये इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि ये तीनों इसी जगह पे खत्म हो गई, और क्योंकि इनर कोर आपका लिक्विड है। तो इससे एक रफ इंटीरियर ऑफ अर्थ का डायग्राम बनाया गया, और डायग्राम में आपको बताता हूँ क्या है। ये आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इसमें दो व्यू है, एक पहला जो आपका सियाल सीमा निफे वाला था या क्रस्ट मेंटल कोर था, फिर हम अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरीज देखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कन्वेक्शनल करंट वगैरह, उससे और आपको क्लियर होगा। बट फिर एक नया वो आया, उसमें इसको रिजेक्ट करके बोला कि अर्थ अलग टाइप की लेयर्स में है, एक है लिथोस्फीयर, एक है एस्थेनोस्फीयर, फिर उसके बाद है आपकी मीजोस्फीयर, और फिर आपका है लिक्विड कोर और सॉलिड कोर। तो ये 5 लेयर्स है, और जो पहले थी वो ये थी कि आपका क्रस्ट है, और फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये चीजें। तो हम पहले देख लेते हैं ये क्रस्ट वाला क्या है। तो वो ये बोलता था आपके ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट आपका वापस आपका दो तरह का होता है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल आपका ग्रेनाइटिक होता है क्योंकि वो ज्यादातर ग्रेनाइट से बना होता है, ओशियनिक आपका बेसाल्टिक होता है या मैफिक होता है। अभी हमने जैसे वॉल्केनो वाले में देखा था, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वॉल्केनो आता है अगर वो अर्थ ग्रेनाइटिक होता है तो वो माउंटेन्स बनाता है, और बेसाल्टिक होता है तो प्लेट्यू बनाता है। तो अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंट मेल कोई एलिमेंट पूछ ले तो वो है ऑक्सीजन 46%, लेकिन पूरे अर्थ में आप देखोगे तो वो है आयरन, क्योंकि इनर कोर वगैरह जो है वो आपका पूरा आयरन से बना हुआ है। ये मैग्नेटिज्म से पता चलता है कि अंदर आयरन है, उसी वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म है। अर्थ में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो मैग्नेट्स की ही है। तो होल अर्थ में अगर कोई पूछे सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है तो वो है आयरन, और क्रस्ट में पूछे तो वो है ऑक्सीजन। तो अब यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले आपका क्रस्ट है, फिर आता है आपका अपर मेंटल। तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका पूरा अपर मेंटल है, फिर आपका है लोअर मेंटल, फिर है आपका आउटर कोर और इनर कोर। तो जो आपका आउटर कोर है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, और इनर कोर वापस आपका सॉलिड फॉर्म में है। अभी आउटर कोर लिक्विड और इनर कोर सॉलिड क्यों है?
तो जैसे हमने अभी देखा था कि अंदर आप डेप्थ में जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ जाते जाते टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि उसने इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये लिक्विड है तो फिर इनर सॉलिड क्यों हुआ? इनर भी लिक्विड होना चाहिए था। तो इनर सॉलिड इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रेशर भी वापस बढ़ रहा है ना, सिर्फ टेम्परेचर ही थोड़ी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो वापस वो प्रेशर इतना हो गया है कि उसने टेम्परेचर को ओवरकम कर लिया और जो लिक्विड था उसको वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गए। जो सेकंड है वो है आपका, आज की डेट में दोनों है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। आपसे कोई भी इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसा आंसर करना, इस बेसिस पे पूछे तो ये। अब आपका यहाँ है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है आपका क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। पूरा अपर मेंटल नहीं, अपर मेंटल का भी एक अपर पार्ट प्लस जो इसके ऊपर क्रस्ट है उसको लिथोस्फीयर बोलता है। इसके बाद एक आपकी लेयर आती है एस्थेनोस्फीयर, जो होती है आपकी सेमी सॉलिड या प्लाज्मा टाइप। इसको लिक्विड नहीं बोलेंगे, लिक्विड होती तो फिर एस वेव्स यहाँ से भी ट्रेवल नहीं करती आपकी। ये प्लाज्मा टाइप होता है। और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आपका जो लिथोस्फीयर है, ये एस्थेनोस्फीयर है, इसके ऊपर आपका लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है। समझ रहे हो आप? ये एक प्लाज्मा टाइप जेली लाइक मटेरियल है और इसके ऊपर आपका लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है। ये हमको कैसे पता चला? तो ये एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है जिसकी वजह से हमें ये मालूम चला। हम नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे कि आपकी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस के ऊपर आपके लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है। तो ये आपका लिथोस्फीयर है। सेकंड है एस्थेनोस्फीयर, जो आपका जेली लाइक सब्सटेंस है। इसके बाद जो पूरा मेंटल है उसको बोल दिया मेसोस्फीयर। फिर जो ये इनर आउटर कोर है, इसको ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसको बोल दिया हमने लिक्विड कोर, और जो अंदर है वो है सॉलिड कोर। तो ये बेसिक आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया। अब कुछ आती है इनमें डिसकंटिन्यूटीज। तो ये मेजर 3 डिसकंटिन्यूटी है। अभी हमको डिसकंटिन्यूटी कैसे मालूम चली कि ये डिसकंटिन्यूटी है? तो मैंने जो आपको बताया था ना, जो स्पीड आपकी चेंज हुई उससे ही मालूम चला कि हाँ इस जगह पे इतने पॉइंट के बाद यहाँ कोई डेंस मटेरियल आया है, इस वजह से आपकी स्पीड चेंज हो रही है। तो जो आपकी पहली है वो है मोहो डिसकंटिन्यूटी, या इसको मोहो फॉरिक डिसकंटिन्यूटी भी बोलता है। ये आपकी होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अगर ऐसा आ जाए तो आप लिखोगे क्रस्ट एंड मेंटल, बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, और नहीं तो आप लिखोगे बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, जिस भी टाइप से आपको क्वेश्चन आए उस टाइप से आप आंसर टिक करोगे। इसी तरह सिमिलरली आपकी सेकंड है गुटेनबर्ग। ये आपकी मेंटल एंड कोर के बीच में, या इनर मेंटल एंड लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में, या मेसोस्फीयर और लिक्विड कोर के बीच में। ये आपकी बाउंड्री है। और जो आपकी थर्ड बाउंड्री है वो लेमन डिसकंटिन्यूटी। वो है आपकी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, या आपकी लिक्विड कोर और सॉलिड कोर के बीच में। ये 3 डिसकंटिन्यूटी आपको ध्यान रखनी है, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में देख लिया। अब यहाँ हमने देखा ही था कि आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट आपकी 2 तरीके की। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका कैसे फॉर्म होता है। यूजुअली आपका डबलिंग डाउन से होता है। जैसे जो प्लेट्स, हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपके 2 प्लेट्स है तो एक इसके नीचे जाती है, दूसरी ऊपर आती है। तो ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमेशा आपका साइज में ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू ओशियनिक क्रस्ट। वो करीब करीब आपका ओशियनिक क्रस्ट के डबल होगा साइज में, या डबल से भी ज्यादा। यूजुअली होता है आपका 35 से लेकर 70 किलोमीटर तक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, और ओशियनिक क्रस्ट आपका 5 से 10 किलोमीटर इस टाइप से होता है। तो वो सब आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में। प्लेट टेक्टोनिक्स मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि आपके कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, साथ में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हम देखेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर पूरा हो पाएगा तो पूरा करेंगे, नहीं तो एक बार इसका इंट्रोडक्शन करके और फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज है वो उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।